गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री वजुभाई वाला, मुख्य सचिव श्री, देश भर से आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, नौजवान मित्रों, आज सुबह से आप लोग अलग अलग बैठक व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस विषय की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ये काम किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक संगठन के द्वारा या सरकारी व्यवस्था के द्वारा हो सके ऐसा काम नहीं है। जब तक हम समाज के सभी संगठित और एक प्रकार से समाज के लिए कुछ अच्छा करने की मनसा रख करके काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जब तक हम जोड़ते नहीं हैं, तब तक हम इस काम को सफल नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनता है, एकता का स्मारक बनता है, तो पहला काम बनता है हम अधिकतम संगठनों को, अधिकतम संस्थाओं को जोड़ें, उनकी एकता करें। जब तक हम एकता के इस मूलभूत काम को साकार नहीं कर सकते, तब तक हम आगे की सारी व्यवस्थाओं को नहीं चला सकते। और जब एक भी करना है तो सिर्फ असेंबल करने से काम नहीं चलता है, जोड़ करने से बात बनती नहीं है। उसकी एक ऑर्गेनिक एंटिटी बने, असेंबल यूनिट नहीं। उसके लिए हमें भरसक प्रयास करने पड़ते हैं। हर एक की कार्यशैली अलग होती है, हर एक की कार्य प्रवृत्ति अलग होती है, हर एक के कार्य के प्रायोरिटी अलग होती है, हर एक के काम में जुड़े हुए लोगों की क्षमता, उम्र, योग्यता, उसमें भी अंतर होता है। ये सारी गिवन सिचुएशन में हम लोगों को आवश्यक होता है कि सबका एक मन बने, सबका एक स्वर बने, सबका एक लक्ष्य बने, सबकी एक दिशा बने, और तब जाकर के हम भले ही भिन्न भिन्न प्रकृति के, प्रवृत्ति के लोग होने के बाद भी अगर इतना हम कर लेते हैं तो हम इस काम को बखूबी पूरा कर सकते हैं, निभा सकते हैं। जिन लोगों ने कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल देखा होगा, उन सबको पता होगा, और यहां पर जो 45, 50, 55 की आयु के लोग होंगे, हिंदुस्तान के किसी भी उस उम्र के व्यक्ति को पूछो तो कहेगा कि स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल जो बना, हम लोगों ने भी हमारे गांव में 1 रुपया दान दिया था। हिंदुस्तान के हर गांव से, हर कोने से, हर व्यक्ति को उसको बनाने में योगदान देने का अवसर मिला था। और जब भी वो मन में उसकी इच्छा रहती कि हाँ, वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है, मेरा भी योगदान था, मैं कभी जाना चाहता हूं।
हमारे देश का स्वभाव है, हर कोई बहुत ऊंचे और बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा बड़ा ऊंचा कोई भी काम होता है तो उसमें जुड़ना ये हमारे देश के हर व्यक्ति को पसंद है। वो चाहता है अच्छा भी अच्छा काम है, चलिए मैं भी जुड़ूं, ये मूल स्वभाव है हमारे यहाँ। वो जो हमारी मूल प्रवृत्ति है अच्छा करने की, उसके साथ हम इस मिशन को कैसे जोड़े। अगर हम सबका मन सही बन गया, विचार स्पष्ट हो, काम क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, ये सारे विषय में अगर हमारी क्लैरिटी हो गई तो हमारे लिए आगे का काम एकदम सरल हो जाता है। और यही मेन कोर टीम है जिन्होंने आज दिन भर मंथन करके एक मन, एक लक्ष्य, एक दिशा, एक स्वर, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है। उसी में से राज्यों की टोलियां बनी हैं। अब इनका काम है कि वहां पर राज्य में इस प्रकार की इकाइयां कैसे खड़ी हो, जिलों में इस प्रकार की इकाइयां कैसे खड़ी हो, तहसील में, ब्लॉक में और फिर गांव में। हम जब तक हमारी इसी प्रकार की रचना को अपने अपने राज्य में ग्रासरूट लेवल तक एक टीम फॉर्म तक करते नहीं है, और लोग मिलेंगे, ये काम ऐसा है कि लोग अवश्य रूप से मिलेंगे। और इसलिए यहां से जाकर के सबसे पहला हमारे सामने काम होता है कि हम अधिकतम संगठनों को, अधिकतम संस्थाओं को, अधिकतम व्यक्तियों को, खास करके युवा पीढ़ी को इस कार्य के लिए कैसे जोड़ें। अगर ये हम अपना खाका तैयार कर लेते हैं, एक दूसरे के बीच संपर्क सूत्र प्रस्थापित कर देते हैं, कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश कर देते हैं, और हर एक के लिए क्या काम है वो फिक्स अगर होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग काम करने वाले होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है। और जब मुझे क्या करना है ये पता नहीं होता है, तब हर एक के रहते हुए भी काम नहीं होता है। हमारे देश में समाज में इतनी ताकत पड़ी है। हम लोग कभी गुरुद्वारा में गए हो और लंगर देखा हो, आप देखना क्या मैकेनिज्म होता है कि हर एक व्यक्ति का काम तय होता है, हर एक दिल से जुड़ा हुआ होता है, और मिनटों के अंदर लाखों लोग क्यों ना आते हो, लंगर चलता रहता है। न कोई थकान है, न कोई उदासीनता है, ये दोबारा क्यों आया कोई नहीं पूछता, अरे भाई लंगर है आओ। ये जो मूड, और सब लोग कोई वहां नौकरी करने वाले नहीं होते, सेवा भाव से आते हैं। यही भाव, ये पवित्र काम करने जा रहे हैं हम, ये भाव हम कैसा पैदा करें। मित्र, इस पूरे काम में ये बात सही है कि नई पीढ़ी के लिए सरदार पटेल नाम तो सुना होता है, लेकिन इनको जीवन को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आज हम देखते हैं जी, किसी गांव को किसी शहर के साथ मिलाना हो तो कितनी दिक्कत आती है जी। एक गांव को दूसरे तहसील में सिर्फ उसका नाम जाए, नक्शा बदल जाए तो कितना रेजिस्टेंस आता है। एक तहसील के मुखिया को अगर सत्ता छोड़नी पड़े, लोकतांत्रिक तरीके से छोड़नी पड़े, तो कितनी दिक्कत आती है जी, कितना तूफान खड़ा हो जाता है। और ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से आए हुए लोग हैं। आप कल्पना तो कीजिए मित्रों, जिनके पुरखों ने बलिदान देकर के अपने रजवाड़े बनाए थे, युद्ध लड़े थे, लहू बहाया था, जीवन खपाया था, ऐसी एक से बढ़कर एक रियासत
अरबों खरबों की मालिक, अंग्रेज सल्तनत भी उनके सामने 50 बार सोच करके व्यवहार करती थी। इस इंसान में क्या ताकत होगी मित्रों, इन 562 रियासतों को उनको सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया और वे सब कुछ छोड़ करके मिल गए। मित्रों, देश का दुर्भाग्य, इतनी बड़ी घटना, इस देश में ऐसे राजे रजवाड़े भी थे कि जिन्होंने अपने पुरखों की इतनी सारी कमाई थी, इतनी सारा गौरव था, इतना सारा उनका राजघराना था, देश हित में छोड़ दिया, न उसकी चर्चा होती है, और छोड़ने की प्रेरणा देने वाले महापुरुष, उसकी भी चर्चा नहीं होती। छोटी घटना नहीं है मित्रों, हम अपनी जगह पर देखें, बस में भी सीट थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो भी उतरने तक दिमाग ठीक नहीं होता है। ऐसे जब हम इन चीजों को देखते हैं और तब देखते हैं कि क्या क्या कारण होगा, ऐसा कौन सा कौशल्य होगा, ऐसा कौन सा पराक्रम होगा, और तब हिंदुस्तान सरकार आजाद होने के बाद उतनी बड़ी कोई ताकतवर नहीं हो गई थी कि जो चाहे वो कर ले। एक इंसान की आत्मिक ताकत, लौह पुरुष क्यों कहे गए भाई? इतने बड़े फैसले, ये देश का दुर्भाग्य है कि वो इतिहास दबोच दिया गया है। आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देने वाली बात भुला दी गई है। मित्रों, अकेला इतिहास अपने आप हम जीवित नहीं कर सकते। अगर ताजमहल न होता उस रूप में, तो उन शहंशाहों के जीवन की कथाएं किसी किताब में रह जाती, जुबां पे नहीं आती। वो ताजमहल है जो इतिहास की उस गहराई तक हमें खींच के ले जाता है और फिर मन करता है क्या है, जरा पूछे तो। जैसलमेर के वो रेत के टीले, जब तक उसके इतिहास की गाथा नहीं जानते, उस टीले से प्रेरणा नहीं मिलती। लेकिन टीला आकर्षित करता है और कोई गाइड हमारे साथ जैसलमेर की इस मिट्टी के साथ चलता है और तब जाकर के इतिहास सुनते हैं तो मन जुड़ जाता है। और इसलिए मित्रों, समाज जीवन की एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अपनी पीढ़ियों को अपने पराक्रमों से जोड़े रखना। अगर हम अपने पूर्वजों के पराक्रमों से अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे तो वो क्यों जिएगा, किसके लिए जिएगा, उसको पता ही नहीं होगा, उसका दायरा सिमट के रह जाएगा। मित्रों, एक प्रकार से इतिहास का ज्ञान मनुष्य को स्व से समष्टि और ले जाने की यात्रा बन जाता है, अहम से वयम की ओर ले जाता है। अगर वो इतिहास से नहीं जुड़ता है तो वो सिकुड़ करके अपने परिवार के दायरे में फिट हो जाता है, उसको अगल बगल का कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस दिन पता चलता है कि मैं उस समाज से हूं जिसके पूर्वजों ने ये किया था, मैं उस भूगोल से जुड़ा हुआ हूं जिसके पूर्वजों ने ये किया था, मैं उस राष्ट्र से जुड़ा हुआ हूं जिसके पुरखों ने ये काम किया था, उस गौरव गाथा के साथ वो भी सिरा तान करके कुछ न कुछ उसके अनुसार करना चाहता है। और इसलिए दोस्तों, किसी भी समाज को अगर विकास करना है, प्रगति करनी है,
तो इतिहास से मुंह मोड़ने से नहीं होती है। कभी कभी हम लोग ये भी गलती कर बैठते हैं, यानी जो मेरा है वो तो इतिहास है, लेकिन किसी का और का है वो नहीं है, तो ये दुनिया नहीं चलती। मित्रों, विरासत को कभी बांटा नहीं जा सकता है। विरासत ये साझी होती है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश 1857 के स्वातंत्र संग्राम को अपनी साझी विरासत मानता, तो उसको अपने पुरखों के बच्चों के लिए एक नई मिसाल देता। लेकिन अगर वो अपने आप को काट देता है, तो फिर 1947 के बाद जिंदगी शुरू होती है, तो बच्चों को क्या मिलेगा? पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उनको भी 1857 का स्वातंत्र संग्राम उनके पुरखों ने भी तो लड़ा था। उस भूमि में भी तो स्वातंत्र संग्राम की ज्वाला प्रकटी थी, उसे भुलाया नहीं जा सकता। आप में से बहुत कम लोगों को मित्रों शायद पता होगा, भारत के स्वातंत्र संग्राम की दो धाराएं रही। एक सशस्त्र क्रांति की धारा थी, तो दूसरी अहिंसक जन आंदोलन की धारा थी। सशस्त्र क्रांति की जो धारा थी, उसका नेतृत्व करने वाले लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए थे। उसमें एक नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगर आज हम पढ़ें श्यामजी कृष्ण वर्मा को, उनके विचारों को, और आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विचार रखते हैं, विचारों में कोई मेल नहीं है। वे साम्यवादी विचार से प्रभावित थे। वे सोशलिस्ट विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा सोशलिस्ट विचारधारा को प्रतिनिधित्व करने का एक मैगजीन निकालते थे, लेकिन देश को आजादी दिलाने के लिए उनके भीतर जो तीव्रता थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। और वो इंसान थे जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया, अंग्रेजों के नाक के नीचे। और मदन लाल धिंगरा, स्वामी कृष्ण वर्मा की प्रेरणा से मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वैली पर गोली चलाई थी। लोकमान्य तिलक हिंदुस्तान के स्वतंत्र सेनानियों की प्रेरणा देने के लिए, पढ़ने के लिए वीर सावरकर समेत सबको स्वामी कृष्ण वर्मा के पास भेजते थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी कृष्ण वर्मा के साथ अपना नाता रखते थे, लेकिन वो विचार से अलग सोच थी। उस जमाने में वो माहौल भी था। 1930 में उनकी मृत्यु हुई, 1930। और उन्होंने मृत्यु के समय लिखा कि मेरे अस्थि संभाल के रखना, और जब हिंदुस्तान आजाद हो तब मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाना, और उस भारत मां की धरती पर मेरे अस्थि ले जाना, ताकि मैं आजाद हिंदुस्तान की उस खुशबू का अनुभव कर सकूं। क्या इच्छा होगी इस इंसान की। और देश का दुर्भाग्य देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए, 1947 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। इस देश की नई सरकार का पहला काम था कि 16 अगस्त को यहां से किसी को भेजे विदेश, जिनेवा भेजे, और उनके अस्थि लेकर के आ जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए मित्रों, आजादी मिलने के बाद उनको भुला दिया गया। अस्थि इंतजार कर रहे थे, और इंतजार कम नहीं मित्रों, 2003 तक इंतजार किया। हो सकता है शायद अच्छा काम करना ये मेरे ही नसीब में लिखा हुआ है।
ये हमारा सौभाग्य था कि अटल जी की सरकार थी। मैंने अटल जी की सरकार से साथ राज्य का मुख्यमंत्री बना, पत्र व्यवहार किया, उनकी मदद ली और मैं स्वयं गया जिनेवा और मेरे कंधे पर श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थि लेकर के आया था। वो जो विचारधारा रखते थे, जो लेख लिखते थे, वो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती है, लेकिन देश के लिए उन्होंने जो त्याग और तपस्या की थी वो हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। और इसलिए मित्रों, विरासत बांटी नहीं जाती है, विरासत साझी होती है। 1930 में जिस व्यक्ति का स्वर्गवास होता है, 73 साल के बाद उसका अस्थि हिंदुस्तान आते हैं। और अगर आपको कच्छ मांडवी जाने का मौका मिले तो वहां जो इंडिया हाउस दिल्ली लंदन में बना था, जहां से अंग्रेजों के नाक के नीचे युद्ध लड़ाई लड़ी गई थी देश की आजादी की, वैसा ही इंडिया हाउस का रिप्लिका हमने कच्छ में बनाया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि रखे हैं और आज हजारों की तादाद में टूरिस्ट वहां जाते हैं, देश की क्रांति का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। नई पीढ़ी को पता चलता है। मित्र, सरदार साहब ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन उनको भुला दिया गया है। और तब हमारे दिल में एक कसक थी, फिर सोच रहे तो करे तो कैसा करें। और तब मन में विचार आया था कि दुनिया में सबसे ऊंचा करें। मित्रों, मेरा एक प्रॉब्लम है। ईश्वर ने मुझे जन्म दिया तब ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मुझे छोटा समझ ही नहीं आता है। छोटा मैं सोच नहीं सकता। और तब जाकर के मन कर गया तो बनाएंगे तो साहब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाएंगे। जब मैं सोच रहा था तो पहले मन में मेरा विचार ऐसा आया था, मैं प्रारंभिक सोचता था, इस प्रकार की रुचि रखने वालों से बातें करता था, मेरे मन में विचार आया था कि कोई बड़ी पहाड़ी ढूंढ लूंगा और उस पत्थर को कार्विंग करके उसी पहाड़ी में से ही सरदार साहब खड़ा करूंगा। मैंने ढूंढा, पत्थरों के टेस्ट करवाए, उसमें कैपेबिलिटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो किस वेदन में। तो मुझे हमारे गुजरात में से ऐसा कोई पहाड़ी नजर नहीं आई कि जहां एक पत्थर पर हम इतने बड़े सरदार बना सके। तो मुझे वो मेरे 4-6 महीने उसी खोज में चले गए। ये बात मैं आज पहली बार सार्वजनिक कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने कर रहा था। आखिरकार विचार आया कि नहीं, हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो फिर उसका अध्ययन करने लगे। तो दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो हमने तय किया कि हम उससे डबल साइज का बनाएंगे। और सरदार साहब ने एकता का काम किया था। और भारत जैसे देश के लिए एकता एक नित्य स्वर होना चाहिए। एकता एक मंत्र होना चाहिए हमारे लिए। ये देश ऐसा है, एकता का मंत्र हर पल गूंजता रहना चाहिए। एकता के मंत्र को हमने लगातार जीना पड़ेगा। विविधताओं से भरा हुआ देश है और विविधता ये उसकी शक्ति है। विविधता में अलगाव नहीं है, विविधता में जुड़ाव है। लेकिन उसको लुब्रिकेशन चाहिए, उसको एक प्रेरणा चाहिए, उसको एक मंत्र चाहिए। ये एकता का मंत्र वो ताकत देता है। और तब जाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, फिर आगे विचार आया कि देश को जोड़ना है, इसमें कैसे जोड़े। ये जो महात्मा मंदिर में आप बैठे हैं, शायद आपको लोगों ने इतिहास बताया होगा, ये गांधीनगर है, लेकिन गांधी नजर नहीं आते थे।
तब हमें विचार आया कि इतने बड़े महापुरुष हमारे पास कुछ नहीं है। उसमें से महात्मा मंदिर बना है। ये उसकी भी विशेषता है। गुजरात के हर गांव से पवित्र जल और माटी लाई गई और इसकी नींव में डाली गई। हिंदुस्तान के हर राज्य से पवित्र जल और पवित्र माटी लाई गई, इसमें नींव में डाली गई। और दुनिया के हर देश से पवित्र माटी और पवित्र जल ला करके इसकी नींव में डाला। क्योंकि गांधी विश्व मानव थे, युग पुरुष थे। वो फीलिंग आनी चाहिए, जुड़ा हुआ। जब ये पूरा बन जाएगा, अभी भी थोड़ा काम चल रहा है, और जब दुनिया इसकी पूरी बारीकी से जानेगी तो हर किसी को गर्व होगा, हाँ भाई ये जो महात्मा मंदिर बना है, जिसमें हमारे राज्य का भी कहीं कुछ है। मित्र, हम चाहते हैं कि ये एकता का मंदिर बने, एकता का स्मारक बने। वहां पर भी हिंदुस्तान के हर कोने की खुशबू आनी चाहिए, उसकी महक होनी चाहिए। इस सोच के साथ इसका निर्माण करने की कल्पना से ये काम सोचा। फिर विचार आया कि किसान थे, किसान पुत्र थे, लोह पुरुष थे, एकता का काम किया था, तीनों को कैसे जोड़े। और तब जाकर के डिजाइन बनी कि हर गांव के किसानों के पास से एक लोहे का टुकड़ा लेंगे, और वो भी कोई गांव कहे कि मेरे यहां पुरानी तोप पड़ी है, मोदी जी ले जाओ, 10 मूर्तियां बन जाएगी। नहीं चाहिए, न हमें तोप चाहिए, न हमें तलवार चाहिए। हमें तो भारत मां की गोद में खेला हुआ, किसान के हाथ में खेला हुआ खेती का औजार चाहिए। जो भारत मां की गोद में रममाण हो चुका है, वो खेती का औजार चाहिए। और हर गांव से ज्यादा नहीं, 1-8 किलो आ गया, बहुत हो गया। हर किसान से नहीं लेना है, लेना लोहा है। मूर्ति तो पंचधातु की बनती है। सारी चीजें आजकल का आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। जो आएगा उसको मेल्ट करेंगे, उसमें से जो उत्तम चीजें होगी वो निकालेंगे, मेल्ट करके उसका उपयोग करेंगे। और बाकी लोहे का उपयोग भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं कहीं होगा, हर एक को हम जोड़ेंगे। हम डिजिटल वर्ल्ड का भी उपयोग करना चाहते हैं। वर्चुअल दुनिया बहुत बड़ी होती है। हर गांव का जो मुखिया होगा उसकी फोटो लेंगे, उसको भी लगाएंगे। 100 साल के बाद अगर कोई उसके गांव के लोग आएंगे, देखेंगे, तो उसको अच्छा, उस जमाने में हमारे गांव का भी व्यक्ति ने ये काम किया था, एक गर्व महसूस। लेकिन इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए अनेक विधि, जैसे 15 दिसंबर सरदार साहब की पुण्यतिथि है, तब से हम इसको शुरू करना चाहते हैं। और हो सके तो 26 जनवरी तक इसको पूरा करेंगे। कहीं पहाड़ों में बर्फ होगा तो थोड़ा डेट इधर उधर बाद में करेंगे, लेकिन हम कोशिश ही करेंगे कि 15 दिसंबर से शुरू होकर के 26 जनवरी तक सारा काम पूरा हो जाए। उसके पहले माहौल बनाना है, तो 15 दिसंबर को रन फॉर यूनिटी। क्या हिंदुस्तान के 1000 स्थान ऐसे नहीं हम निकाल सकते? एक राज्य में से 50-100 ऐसे स्थान नहीं निकाल सकते कि जो स्थान के सभी नौजवान, सभी महिला, पुरुष, सब जितना हो, भी कोई 5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर दौड़े। रन फॉर यूनिटी, एक साथ सारी दुनिया को अजूबा हो, हाँ भाई एकता के लिए लोग दौड़ रहे हैं। एकता की बात घर घर पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी? आसान से नहीं पहुंचेगी मित्रों। इतिहास को कैसे जिया जा सकता है, इसका उदाहरण है। और सरदार साहब को याद करेंगे, राजे रजवाड़ों को जोड़ा था, देश को एक किया था, सारी बातें निकलेंगी। कहीं पर ऐसे कंपटीशन, कहीं पर वक्तृत्व स्पर्धा, अर्बन हो, रूरल हो, चारों तरफ एक माहौल बने, हम लोगों को जोड़े।
जन भागीदारी मित्रों, इतनी बड़ी तेज जन भागीदारी बनो। मैं देख रहा हूं अभी तो हमने सिर्फ इस कार्यक्रम का एडवर्टाइजिंग शुरू किया है। सिर्फ टीवी पे सरदार साहब की तस्वीर आती है, एक वाक्य आता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या तूफान हो गया है। हम लिख करके देने को तैयार है कि सरदार साहब आपके हैं। हम किसी को छीनना नहीं चाहते भाई, हम किसी को छीनना नहीं चाहते। ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप संभालिए। लेकिन ये महापुरुष देश की पीढ़ी को इंस्पिरेशन देने वाले हैं, और इसलिए जन्म गुजरात में हुआ, इसलिए गुजरात में है, वरना हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो सकता है। ये कोई गुजरात की बपौती नहीं है, वो राष्ट्र नायक थे। और विश्व को मैं तो कभी कभी हैरान हूं जी, हमारे लोग कहेंगे सरदार पटेल हिंदुस्तान के बिस्मार्क थे। वहां के लोगों ने कहना चाहिए, बिस्मार्क के लिए कहते थे मैं, बिस्मार्क हमारे देश के सरदार पटेल थे। लोग क्यों नहीं कहते शेक्सपियर हमारे देश के तुलसी थे? क्यों नहीं कहते थे? हम कहते हैं तुलसी हमारे शेक्सपियर थे। ये जो गुलामी मानसिकता है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। हम अपनों के लिए हम गौरव नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी गौरव भाई? मित्रों, भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। मित्रों, विश्व में आज से नहीं, सदियों से मित्रों हर चीज की विशेषता है। पुराने जमाने में हमने देखा हो, राजा महाराजों की पहचान क्या होती थी? तो कभी आता था कि वो महाराजा इतने फुट लंबा भाला रखते हैं, और बड़ी चर्चा होती, अच्छा इतने फुट लंबा भाला। कभी चर्चा होती थी, फलाने महाराजा इतने वजन की उनकी तलवार थी, इतने केजी की तलवार थी। ये चीजें हैं जो आइकॉनिक होती हैं, जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ती है। हर एक के जीवन में हर एक का विशेषता रहती है मित्रों, और लोग उसके माध्यम से जानते हैं। मित्रों, देशों को भी क्या कारण होगा कि फ्रांस के लोगों ने इतना बड़ा टावर बनाया? उस समय तो कितना महंगा पड़ा होगा जी। क्यों बनाया? मित्रों, दुनिया को वो पहुंच पाए या ना पाए, टावर ने दुनिया को कह दिया कि देखिए फ्रांस में ये ताकत है, और टावर ने दुनिया को खींच लिया। मित्रों, जिन लोगों ने पिरामिड बनाए होंगे सदियों पहले, उस समय पिरामिड बना करके दुनिया में उन्होंने दुनिया को अपना लोहा मनवाया। उन्होंने कि हमारे पास ये ताकत है, कौशल्य है, जगत के सामने रखा उन्होंने। और आज भी विश्व उस पिरामिड के लिए पागल की तरह दौड़ता है। किसी ने ताजमहल बनाया मित्रों, आज भी हम टूरिज्म की बात करते हैं, हमारा सहारा क्या है? एक ताजमहल, आइए देखिए, आइए देखिए। मित्रों, आजाद हिंदुस्तान के पास ऐसा क्यों कुछ नहीं है जी? हम क्यों दुनिया के सामने नहीं रख सकते? आज भी मित्रों देखिए, अमेरिका ने ट्विन टावर बनाए, बाद में तो आतंकवाद के कारण गए, बात अलग है, लेकिन बनाए। अमेरिका जैसे दुनिया सारी उसका लोहा मानती थी, अमेरिका की ताकत को कोई चैलेंज नहीं करता था। उसके बाद भी सामान्य मानवी को समझाने के लिए, अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए ट्विन टावर बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा? मित्रों, अमेरिका ने बनाया तो मलेशिया ने उसे 2 मंजिला और ऊंचा बना दिया, तेरे से बड़ा मैं। मित्रों, ये स्पर्धा के पीछे उस राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश होती है। ये देखा देखी से नहीं होता है। और इसलिए मित्रों, हर देश को
अपनी कोई न कोई विश्व के अंदर, तो आज मुझे बताइए, अगर 400 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेन चलती है और किसी देश ने 450 किया स्पीड को, तो वो फिर 500 के लिए क्यों लगा रहता है? कोई मुझे बताए साहब, चंद्रमा जाने के लिए अमेरिका ने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया? घर बनाना था क्या प्रेसिडेंट का? मित्रों, एक विश्व में इन सारी शक्तियों की बाबत का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं कई दिनों से लगा हुआ, मुझे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन बनानी है। 500 किलोमीटर स्पीड से क्यों ना जाए मुंबई, 1 घंटे में मुंबई क्यों ना पहुंचे? मित्र, दुनिया को समझाने के लिए वो जिस भाषा में समझता है उसमें समझाना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या रहा? हमने जितना साहित्य पढ़ा, क्या पढ़ा? एक बेचारा गरीब ब्राह्मण था, वहीं से बात शुरू होती है। हर कोई हिंदुस्तान के साहित्य में उस गांव में एक बेचारा गरीब ब्राह्मण था, वहीं से शुरू होता है। हमने गरीबी को ही वर्च्यू मान लिया और पर उसी में हम फटे कपड़े हैं तो बहुत महान है, टूटे जूते हैं तो बहुत महान है। मित्रों, दुनिया जो भाषा में समझे उस भाषा में समझाना पड़ेगा और हमारी जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को और प्रखरता से हमें जीना पड़ेगा। और इसलिए मित्रों, हम एक मूर्ति नहीं बना रहे हैं। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के स्वाभिमान को जगाने की हमारी कोशिश है। मित्रों, इसी कालखंड में आप देखिए, दुनिया में आप जब पहले जाते ना इंडिया से, यानी वो देखने को इंडिया, मुझे बराबर याद है मित्रों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद कहीं पर भी जाता था इंडिया, 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 हाथ मिलाता था, दम था दिखा। मित्रों, दुनिया ऐसे ही चलती है जी। और इसलिए मित्रों, मैं कहता हूं, भारत का स्वाभिमान जगेगा। इसको मूर्ति सरदार साहब की होगी, लेकिन हम सब उसके भीतर अपने आप को देखेंगे। आप देख रहे हैं इस महान काम के साथ आप जुड़े हो। भारत भी दुनिया के सामने सर ऊंचा रख करके खड़ा हो, ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करनी चाहिए। और देखिए, जिन जिन लोगों के पास जाओगे साहब, आपको इतना उत्साह से लोग देंगे कि हाँ भाई, ये लोहा नहीं लाएंगे तो कोई मूर्ति बनना अटकना नहीं है, लेकिन मुझे उसको भावात्मक एकता से जोड़ना है। जन सामान्य को एकता का काम है। इधर मूर्ति बनेगी, उधर एकता मजबूत होती चली जाएगी, हमारी एकता की ताकत बढ़ती चली जाएगी। और जब भी सरदार साहब की इस प्रतिमा की बात आएगी, हमेशा हमेशा के लिए एकता का मंत्र गूंजेगा मित्रों। और यह देश एक रहे बिना आगे बढ़ नहीं सकता है। एकता का मंत्र के बिना हम एकता को कभी भुला करके चल नहीं सकते हैं। और सरदार साहब से बड़ा इसके लिए कोई प्रतीक नहीं हो सकता है। तो मुझे विश्वास है मित्रों कि आज जो रचना बनी है, यहां से गुजरात से हमारे मंत्री, हमारे विधायक, ये लोग भी अलग अलग राज्य में आने वाले हैं। 15 दिसंबर के पहले ही आएंगे। उन राज्यों में अनेक संगठन हैं, गायत्री परिवार है, ब्रह्मा कुमारी है, हमारे बाबा रामदेव जी हैं, ऐसे अनेक हमारे श्री श्री रविशंकर जी हैं, साउथ में अम्मा है, कई लोग हैं, कई ऐसे संत महात्मा हैं।
उनके पास बहुत बड़े संकट आ रहे हैं, उन सबकी भी हमें मदद लेनी है। समाज के लिए कुछ न कुछ करने वाले जितने भी लोग हैं, हर किसी की मदद लेनी है, हर संप्रदाय के व्यक्ति की मदद लेनी है, हर भाषा भाषी वाले व्यक्ति की मदद लेनी है। स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबकी मदद लेनी है। देश में एकता का माहौल बनाना है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के प्रयास से और आज जितनी कार्य रचना हुई होगी, इसकी बारीकी आपको बता दी गई होगी, इसको आप आगे बढ़ाएं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।